नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक वितान में चौथा और अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने की जो लेखिका है वो एन फ्रैंक है। तो सबसे पहले जो है एन फ्रैंक के बारे में जानना ज़रूरी है कि एन फ्रैंक कौन थी। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। तो नाजीवाद क्या है? नाजीवाद एक विचारधारा है, एक पंथ है जिसके प्रवर्तक जो है वो एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। इनकी मृत्यु 1945 में नाजियों के यातनागृह में हुई थी। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। मूल रूप से यह जो किताब, यह जो डायरी है, ये जो है डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। यानी कहने का मतलब है मूल रूप से ये डच भाषा में लिखी हुई है और 1952 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से। ठीक है, इस पुस्तक पर जो है वो इस पुस्तक के आधार पर जो है वो बहुत सारी जो है फिल्में, नाटक, धारावाहिकों का निर्माण हो चुका है। तो जो एन फ्रैंक है, इनके परिवार वालों ने जो ये आपको बता दें कि जो एन फ्रैंक है ये यहूदी परिवार से संबंध रखती थी और जो नाजीवाद के जो प्रवर्तक थे उन्होंने जो है यहूदियों के ऊपर जो है बहुत ही अत्याचार किए। ठीक है, बहुत जुल्म किए उनके ऊपर। तो उस अत्याचार से बचने के लिए इनके परिवार वालों ने जो जीवन के 2 वर्ष हैं वो अज्ञातवास में बिताए, गुप्तवास में बिताए। तो उसी दौरान जो है एन फ्रैंक ने एक डायरी लिखी। तो उस स्थान पर रहते हुए उन्होंने जीवन की जो पीड़ा सही, जो आतंक, जो भय, जो भूख, जो मानवीय संवेदना, प्रेम, घृणा, जो भी उन्होंने महसूस किया, उसका वर्णन उन्होंने इस डायरी में किया है। और ये डायरी जो है उन्होंने एक किट्टी को संबोधित करते हुए लिखी है। तो इसमें जानना ज़रूरी है कि किट्टी कौन है। किट्टी जो है इनको उपहार में एक गुड़िया मिली थी, उसको उन्होंने नाम दिया था किट्टी, और उसी को संबोधित करते हुए इन्होंने जो है वो ये डायरी लिखी है। तो ये तो लेखिका का सामान्य परिचय था। तो आइए जो है पाठ प्रारंभ करते हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में एक डायरी है। तो ये इसकी जो शैली है वो डायरी शैली में ये लिखा गया है। तो सबसे पहले जो है इसमें घटना का वर्णन है। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो है किट्टी कौन है। किट्टी जो है वो एन फ्रैंक की गुड़िया का नाम है। ये गुड़िया उनको उपहार में मिली थी। तो किट्टी को यानी अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए जो है एन फ्रैंक कह रही है, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि मैं कहाँ और कैसे हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, यानी हेलो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूँकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नज़र आई। तो मार्गोट जो है एक लड़की का नाम है। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है, वह फुसफुसाई, यानी उसने दबी हुई आवाज़ में कहा। माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त भी हैं। मैं जो है अवाक रह गई। अवाक मतलब मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं आई, मैं कुछ बोल नहीं पाई। बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे। हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे, मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब यह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन।
हम आगे बात नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। जब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो मुझे बताया गया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। यानी किसके लिए? मार्गोट के लिए। इस दूसरे सदमे से तो मैं चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास। हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी पर छती पर, कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में वो कुलबुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू कर दी। मैंने सबसे पहले अपने थैले में वह डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डालीं। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मियप को ला सकें। मियप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अब भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। तो आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। पाठ को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप पाठ को जितना आपको पढ़ाया है उतना पढ़िए, समझिए उसको, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो मुझसे आप बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।